यूएस ईरान युद्ध से बाजार में आज दिखी बड़ी गिरावट। निफ्टी करीब 300 अंक से ज्यादा गिरकर 24,850 के पास हुआ बंद। वहीं निफ्टी बैंक में करीब 700 अंकों की गिरावट 59,840 के नजदीक हुआ बंद। ग्लोबल बाजारों में भारी गिरावट। डाउ फ्यूचर्स 500 अंक से ज्यादा फिसला। नैस्डैक फ्यूचर्स भी करीब 1% से ज्यादा टूटा। एसएनपी में भी आधे % की कमजोरी। यूरोपीय बाजार में भी गिरावट। यूएस ईरान वॉर से ग्लोबल क्रूड सप्लाई में अड़चन की आशंका से क्रूड में बड़ा उछाल। ब्रेंट में 8% की तेजी, $79 के करीब पहुंचे दाम। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में आज दिखी भारी गिरावट। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी के शेयर में 3 से 4% तक की कमजोरी, लेकिन एक्सप्लोरेशन कंपनियों में तेजी पर कारोबार। ओएनजीसी करीब 1% चढ़कर हुआ बंद। महंगे क्रूड और उड़ानें रद्द होने से एविएशन शेयर में गिरावट। इंटरग्लोब करीब 6% से ज्यादा गिरकर 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा। वहीं स्पाइस जेट में भी 5.5% से ज्यादा की गिरावट पर क्लोजिंग। क्रूड में उछाल और इनपुट लागत बढ़ने की चिंता से आज टायर और पेंट्स शेयर का रंग पड़ा फीका। जेके टायर, अपोलो टायर और सीएच 2 से 5% कमजोर। वहीं एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और इंडिगो पेंट्स में भी 1 से 3% तक की गिरावट। बाजार में चौतरफा गिरावट से ऑटो शेयर में दिखा रिवर्स गियर। मारुति और एमएनएम 2 से 3% टूटे। वहीं बजाज ऑटो, आयशर, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर भी 1 से 2% तक फिसले। ऑटो एंसिलरी पर भी दबाव। बॉश और एक्साइड 3% तक टूटे। मार्केट प्लेटफॉर्म शेयरों में आज भी दिखी कमजोरी। एंजल वन, बीएससी लिमिटेड और सीडीएसएल में 2 से 3% की गिरावट। कैम्स का शेयर भी लुढ़का। पश्चिम एशिया में हालात चिंताजनक बताते हुए पीएम मोदी ने की शांति और कूटनीति से समाधान निकालने की अपील। बोले, भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालेगा। और ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले तीसरे दिन भी जारी। बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों समेत कई जगहों पर हमला। सऊदी अरब में अरामको की रिफाइनरी पर ईरान का हमला। नमस्कार। कल के तेल की चाल में बड़ा उबाल नजर आ रहा है और ये सारी स्थिति, इसका इवेंचुअल इंपैक्ट भारतीय बाजार पर भी बरपा। हमने देखा वहां पर भी गिरावट के बीच कामकाज। निफ्टी करीब 300 अंकों की से ज्यादा की गिरावट के साथ 24,850 पर क्लोजिंग दिखा रहा था। ऐसा नहीं था कि दिन के दौरान बाजार ने संभलने की कोशिश नहीं की। 2-3 दफा ऐसा हुआ जब मार्केट ने रिकवरी अटेम्प्ट की और उस अटेम्प्ट में कामयाबी भी हाथ लगी। बैंक निफ्टी में करीब 700 अंकों की बिकवाली 59,840 के नजदीक क्लोजिंग देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक लगभग सारे सेक्टर, सारे पॉकेट्स में बिकवाली का दबाव था। महज मेटल पैक कुछ हद तक चुनिंदा काउंटर्स में मजबूती थी और डिफेंस का खेमा। जब वॉर सिचुएशन होती है तो डिफेंस स्टॉक्स में एक मजबूती, और साथ ही इन सिनेरियोज में तो ड्रोन रिलेटेड स्टॉक कोफोर्ज में भी बढ़िया तेजी का एक्शन देखने को मिला। इसके अंतर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में बिकवाली। एविएशन स्टॉक्स में हमने देखा, एक तो महंगा क्रूड और उड़ानें रद्द हो रही है, कैंसिल हो रही है, उसका असर, जिसके चलते बिकवाली। टायर और पेंट में भी कच्चे तेल की चाल की वजह से ही गिरावट और ऑटो क्षेत्र में भी इसी तरह के स्टेट्स, टायर स्टॉक्स, ऑटो एंसिलरी, चौतरफा बिकवाली का दबाव। वॉर लाइक सिचुएशन, वॉर सिचुएशन ही कहेंगे। इसके बीच पश्चिम एशिया में हालात चिंताजनक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी तरफ से अपील, शांति और कूटनीति से समाधान निकालने की अपील उनकी तरफ से होती हुई, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित वहां से बाहर निकालेगा। ये तमाम चीजों के बीच भारतीय बाजार में अब आने वाला सेशन कैसा होगा, आपको रणनीति क्या बनानी चाहिए, कितनी एहतियात बरतनी है, ये सारी चीजों को समझना होगा। और यही समझाने के लिए आज के हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ है इस वक्त पीसीसी रिसर्च एंड एडवाइजरी के एवीपी नंदिश शाह और साथ ही पृथ्वी फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड के हेड ऑफ रिसर्च हरीश जुजारे। नंदीश, हरीश, बहुत स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर अपना समय हमें देने के लिए शुक्रिया। हरीश, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताएं इन स्तरों पर जहां हम देख रहे हैं सिर्फ इंडिया विक्स में बड़ा स्पाइक है, फियर इंडिकेटर, और इंडिया विक्स में स्पाइक अपने आप में बाजार की वॉलेटिलिटी को दर्शाता है और कंसर्न का भी काम करता है।
क्या यहाँ से आगे भी इसी तरह की स्थिति लेवल्स आपको नजर आते हैं इंडिया विक्स में? और इंडेक्स वाइज जो हमने देखा है कोहराम, यहाँ से आगे किस तरह के ट्रेड्स आप देख रहे हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए? एक दिन की छुट्टी के बाद अब बाजार खुलेंगे। वेरी गुड इवनिंग मानसी जी। बिल्कुल जिस तरीके से हमें ग्लोबल टेंशन में देखने मिल रहे हैं, तो उसके चलते एक बड़ा गैप डाउन देखने मिल रहा था मार्केट्स में और कंटिन्यूस सेलिंग देखने मिल रहा था इंट्राडे लेवल्स पे। हावेवर देखा है तो आज के लोज जो है बजट डे के लो के आसपास आके थमा निफ्टी स्पेशली। और जो लो था ऑलमोस्ट उस टाइम का लो था 24,570 का, उस लेवल से आसपास ही ऑलमोस्ट निफ्टी सपोर्ट किया और थोड़ा बहुत उछाल देखने मिला था इंट्राडे लेवल से। तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो निफ्टी में अभी उसी के लेवल जो थे सपोर्ट्स के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो 24,570 से 600 के लेवल्स के रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स बने देखने मिल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कल छुट्टी है बिल्कुल। जिस तरीके से सेल ऑफ देखने मिल रहा था आज सारे मेजर स्टॉक्स में, स्पेशली रिलायंस जैसे दिग्गज कंपनी में भी वीकनेस देखने मिल रही थी। तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम के लिए कंसोलिडेशन हो सकता है इस लेवल्स पे, क्योंकि स्पेशली देखा है तो इतना सेलिंग के बावजूद अभी भी पीसीआर जो है अभी भी ऑलमोस्ट 0.9091 के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो ज्यादा कूल ऑफ नहीं नजर आ रहा है पीसीआर में। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन इसी रेंज के आसपास ही होते हुए नजर आ सकता है आने वाले दिनों में। तो अगर देखा है तो स्पेशली स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही रखना चाहिए और कुछ हल्के पोजीशन लेके जाना चाहिए। पोजीशन ज्यादा सीमित दायरे में हो सकता है मार्केट्स, तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस अप्रोच ही रखना जरूरी है कि जब तक मामला संभट ना जाए पूरा। मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ ट्रेड करना चाहिए मार्केट्स में। एब्सोल्युटली, तो कॉशन प्रैक्टिस करें, एहतियात बरतें, ये राय एक्सपर्ट की तरफ से लगातार हमें मिलती हुई। नंदीश जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए ऊंट किस करवट बैठेगा ये सवाल है, और इस वक्त तो हम देख ही रहे हैं कि ये बिकवाली जो है ज्यादा हावी होती हुई नजर आ रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एब्सोल्युटली डिक्लाइंस का पलड़ा भारी। क्या यहां से आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए भी इसी तरह की सिनेरियोज आप देख रहे हैं? अभी अच्छी बात है कि एक दिन की छुट्टी के बाद बाजार खुल रहे हैं, ट्रंकेटेड वीक होने वाला है। नहीं, जब तक आपका ये जो वॉर का सिनेरियो जब तक चलता रहेगा तब तक बाजार में थोड़ा प्रेशर बना ही रहेगा। बिकॉज एक तो हमारा इंडिया इज वेरी हाईली डिपेंडेंट ऑन द क्रूड ऑयल, और आज हमने देखा कि क्रूड ऑयल वाज ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट $78 to $80, और उसके वजह से रुपी में भी थोड़ी गिरावट दिखी हमने। लेकिन अगर ये थोड़ा लंबा टाइम चलेगा तो ऐसा लगता है कि बाजार पर कंटिन्यूसली प्रेशर बना रहेगा। लेकिन अगर ये एक दो दिन में खत्म हो जाता है तो हमको यहाँ से एक अच्छा सा बाउंस मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल हमारा जो भी स्पेशली जो डेटा आया है ऑन द डोमेस्टिक साइड, दैट इज अगेन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो चलिए हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से इस वक्त बाजार पर उनका नजरिया हमने जाना। बुलेटिन में आगे उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर हम समझेंगे। लेकिन अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल पूना अग्रवाल का है। इरिडा के स्टॉक प्राइस पर इन्होंने सवाल पूछा है। इरिडा के स्टॉक की लास्ट क्लोज की अगर बात करें 116 के स्तर पर 5% के डाउन ट्रेंड्स के साथ ये स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। हमारे व्यूअर ने करीब 800 शेयर्स खरीदे हैं 161 के स्तर पर। उनकी खरीद के दाम से नीचे गया है स्टॉक, बिकवाली झेल रहा है। और करंट सिनेरियो में तो हम देख ही रहे हैं लगभग सारे सेक्टर के सारे पॉकेट स्क्रिप्ट्स जो हैं वो गिरावट देख रहे हैं। लेकिन इरिडा के स्टॉक को अगर देखेंगे पिछले 6 महीने में भी ट्रेंड कुछ ऐसा सा ही रहा है। 20% के डाउन ट्रेंड्स देखे हैं और हमारे व्यूअर की खरीदारी के स्तर तो आए ही नहीं है पिछले 6 महीने। देखिए स्पेशली अगर बात करते हैं तो ये जो काउंटर है सोलर सेक्टर को काउंटर स्पेशली फाइनेंस करता है। जहां अगर देखा है तो सोलर सेक्टर में हमने लगातार थोड़ा वीकनेस देखने मिल रहा है। तो उसके चलते इस स्टॉक में भी लगातार डाउन ट्रेंड का ही नजरिया है। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि इस सेक्टर में और थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है या थोड़ा कंसोलिडेशन में देखने मिल सकता है। ऑलरेडी हमने इसका लिस्टिंग गेंस एक अच्छे लिस्टिंग गेंस के साथ देखने मिल रहा था, उसके बाद कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है। तो हो सकता है कि और थोड़ा टाइम पीरियड लग सकता है स्टॉक में, लेकिन अच्छी स्टॉक है, मुझे लगता है कि इनको बने रहना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा टाइम पीरियड लंबा लग सकता है, लेकिन अगर नीचे लेवल्स की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 102 के 103 के पास सपोर्ट्स बने हुए हैं इस स्टॉक के। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बिल्कुल में जायज है कि स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन देखने मिल चुका है ऑलरेडी। तो कुछ टाइम पीरियड के लिए बने रहने की राय रहेगी। बिल्कुल यहाँ पे नुकसान है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि निकलने से बेहतर है कि इनको बने रहना चाहिए, कुछ टाइम पीरियड और देना चाहिए स्टॉक में।
तो चलिए थोड़ा सा इंतजार करें, समय दें और वक्त वक्त पर इसे रिव्यू करते रहें। हमसे सवाल पूछें, हम टाइम टू टाइम आपको एडवाइस भी देते रहेंगे। इन स्तरों पर आपकी खरीद से तो नीचे गया है, तो एक बार थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही करें। इरेडा में ही रहा है आपके लिए। नंदीश जी, अगला सवाल कमलेश का है। वारी एनर्जीज के 30 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं, 3057 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं। ये अभी स्टॉक जो है अच्छे मूव्स दिखा रहा था, अच्छी तेजी पर भी कामकाज किया है और 52 वीक हाई 3865 तक के हैं। स्टॉक में पोटेंशियल तो है, लेकिन इन दिनों कुछ खबरें भी आई थी पिछले दिनों, तब भी टूटा था। और अभी तो बाजार के चाल की वजह से भी हम देख रहे हैं बिकवाली हावी है। लेकिन स्टॉक ऑल इन ऑल पेडिग्री की अगर बात करें, फंडामेंटल्स के लिहाज से अच्छा है। वारी एनर्जीज पर इस वक्त अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो भी क्या राय होगी, और हमारे व्यूअर जिन्होंने ऊपरी के स्तर पर 3057 पर खरीदारी की है उनके लिए क्या राय होगी? जी, वारी पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। और वारी और प्रीमियर एनर्जी दोनों एक बहुत बड़े सोलर सेक्टर को सप्लाई करते हैं। और इंडिया में स्लो एंड स्टेडली वी आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी। तो अगर इसमें किसका लॉन्ग टर्म होल्डिंग है तो वारी एनर्जी में बने रहना चाहिए। जो हमने लास्ट वीक में एक जो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट देखा था कि यूएस ने 126% ड्यूटी लगा दी थी, स्पेशली ऑन द सोलर इंपोर्ट्स, वो वारी एनर्जी को स्पेसिफिकली एप्लीकेबल नहीं होगी और उसके वजह से उनके फाइनेंशियल्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अगर किसका लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है तो वारी एनर्जी में बने रहना चाहिए ऑन दिस सेक्टर। ओके, पॉजिटिव है और बने रहना चाहिए, ये राय फिलहाल वारी एनर्जीज के लिए हमें मिलती हुई दिख रही है। इस बीच एक और सवाल नाल्को, अमिताभ का सवाल है। हरीश, आपसे जानना चाहेंगे, 5000 शेयर्स नाल्को के इन्होंने खरीदे, 126 अपने एंट्री लेवल ये बता रहे हैं। आज के सत्र में मेटल सेक्टर जो था वो और डिफेंस का खेमा, दो ही स्पेसेस थे जो चल पा रहे थे, और वहां पे भी मेटल में हिंदुस्तान जिंक, नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स ही थे, चुनिंदा वेदांता जैसे स्टॉक्स भी, जहां पर हम देख रहे हैं मजबूती। नाल्को में इनकी एंट्री लेवल 126 के है। करंट क्लोज को देखते हुए क्या राय होगी? देखिए, अभी भी हमें लगता है कि मेटल स्टॉक्स में और तेजी देखने में मिल सकती है, स्पेशली फेरस और नॉन फेरस दोनों कमोडिटीज में देखा है तो वहाँ पे तेजी बरकरार रहने की ज्यादा गुंजाइश है। और स्पेशली अगर नाल्को की बात करते हैं, जहाँ पे नेशनल एल्यूमिनियम की चार्ट सेक्शन में देखा है तो एक लंबा कंसोलिडेशन था। हिस्टोरिकली अगर देखा है तो 2008 से लेकर 2025 तक एक बड़ा सा लंबा कंसोलिडेशन था। तो उसके बाद 2025 में पहली बार स्टॉक ने इसका जो रेजिस्टेंस था 138 के आसपास ब्रेकआउट दिया। उसके बाद वहां से लगातार वन साइड मूव देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें एक लंबा, एक ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का एक ब्रेकआउट है। यहाँ से एक अच्छी तेजी आने वाले दिनों में और देखने मिल सकती है। इनको थोड़ा होल्ड करना चाहिए, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी आने वाले दिनों में देखने मिल सकती है। लंबा टाइम का सफर है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें बने रहना चाहिए। कोई भी डिप्स आता है तो वहाँ पे एंट्री के लिए फिर से एड ऑन कर सकते हैं और एवरेजिंग भी किया जा सकता है स्टॉक में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहना चाहिए स्टॉक में। लंबी अवधि के लिए पोजीशंस पे इंटैक्ट रखा जा सकता है, ये राय फिलहाल नाल्को पर हमें मिलती हुई दिख रही है। कुछ और सवालात को एड अप करते हैं। पाइन लैब्स पर एक व्यूअर का सवाल है। नंदीश, पाइन लैब्स 250 शेयर्स राजीव जी ने खरीदे हैं, और राजीव कुमार रंजन जी का सवाल है ये 250 शेयर्स, एंट्री लेवल अपने 256 के बता रहे हैं। पाइन लैब्स के स्टॉक प्राइस को एक बार देख लेते हैं, और लास्ट क्लोज समझते 181 के स्तर पर 4.5% की डाउन ट्रेंड्स के साथ ये स्टॉक जो है क्लोज हुआ है। हमारे व्यूअर ने 256 पर खरीदा है, यानी कि नुकसान तो झेल रहे हैं। 250 शेयर्स खरीद रखे हैं, क्या राय होगी? पाइन लैब्स हमारे कवरेज में नहीं है तो मैं इस पर कोई व्यू नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, ठीक है। हरीश, क्या आप कवर करते हैं पाइन लैब्स को? 250 स्टॉक्स एट 250 स्टॉक्स 256 के दाम पर खरीदे हैं। एक्चुअली मैं भी स्टॉक को कवर नहीं करता हूँ, तो इसके ऊपर राय नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। ओके, चलिए कोई बात नहीं। पाइन लैब्स एक बार हमारे व्यूअर के सामने एक लेवल बेस सिनेरियो रख देते हैं। डाउन ट्रेंड्स हैं और नेगेटिव ज्यादा इस स्टॉक के लिए नजर आते हैं। अगर आप देखेंगे, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, लो रिटर्न ऑन इक्विटी का भी स्टॉक ने हिस्ट्री दिखाई है,
और ऑलमोस्ट -7% ऑन अ कैगर बेसिस हमने देखा है लास्ट 3 सालों में ये स्टॉक का प्रदर्शन देखने को मिला है। पिछले 6 महीने के ट्रेंड को देखेंगे, करीब 30% की गिरावट है। पिछले 1 साल में भी स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न्स ही दिए हैं, तो क्लियरली कमजोर है, आपके एंट्री लेवल से नीचे भी गया है। हो सके तो आप इसे वक्त वक्त पर रिव्यू करें और एक बार निकलने के बारे में भी सोचा जा सकता है। 256 की खरीद है आपकी, 182 के स्तर पर दिखने को मिला है। थोड़ा उछाल आ जाए तो एक बार निकलने के बारे में सोचें। IRFC का स्टॉक खरीदा है विकास ने। हरीश, आपसे जानना चाहेंगे 5000 शेयर्स IRFC के 114 के लेवल पर खरीदे हैं विकास ने। IRFC 99-100 रुपए के स्तर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखे, 101 के उच्चतम स्तर बनाए और उसके बाद वापस से थोड़े फ्रिजल आउट होते हुए दिखे लेवल्स। क्या राय होगी? देखिए, रेलवे स्टॉक में जिस तरीके से कंसोलिडेशन चल रहा है, मुझे लग रहा है कि और थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर IRFC से बात करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो 108-105 के आसपास। देखा है तो ऑलमोस्ट 2024 से लेके स्टॉक उसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। लेकिन पिछले हफ्ते में जो सपोर्ट था 108 का, वो टूट के उसके नीचे फिसला हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा वीकनेस और बढ़ सकता है और थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में IRFC में। तो बेहतर रहेगा कि अगर शॉर्ट टर्म नजर आए तो थोड़ा एग्जिट करने के लिए सोचा जा सकता है। अगर लॉन्ग टर्म नजर आए तो बने रह सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि और थोड़ा वीकनेस आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। लेकिन नीचे में अगर लॉन्ग टर्म नजर आए तो नीचे थोड़ा वेट करे, थोड़ा नीचे की ओर अगर फिसलता है तो मुझे लग रहा है कि 80 के आसपास, 85 के आसपास, के आसपास अगर आता है तो वहां पे एवरेजिंग करने के लिए कोशिश किया जा सकता है स्टॉक में। लेकिन मुझे लग रहा है कि रेलवे स्टॉक्स में बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के नजरिए से। शॉर्ट टर्म के नजरिए से मुझे लग रहा है कि थोड़ा वीकनेस एक्सपेक्ट किया जा सकता है स्टॉक में। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि डाउन ट्रेंड है स्टॉक में शॉर्ट टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में के लिए अगर नजरिया है तो थोड़ा बने रह सकते हैं, लेकिन नीचे में एवरेजिंग करना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने ऑलरेडी डाउन टिक देखने मिल रहा है, हो सकता है कि और नीचे में डाउन टिक में एवरेजिंग करना जरूरी है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये एक राय IRFC के स्टॉक प्राइस पर हमें मिल चुकी है। अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। शुरुआत नंदिश आपसे करेंगे। बताइए VIP शेयर आज के कौन से हैं? मेरा VIP स्टॉक फॉर दिस वीक एंड फॉर द लॉन्ग टर्म विल बी क्यूमिंस इंडिया, जहां पर हमारा टारगेट प्राइस 5500 का है। तो अगर मैं क्यूमिंस इंडिया की बात करता हूं तो ये बहुत बड़े पावर इक्विपमेंट सेगमेंट में है, और जहां पर हमने देखा है कि यहाँ पर कंटिन्यूसली एक बहुत अच्छा सा डिमांड ट्रेंड आया हुआ है, स्पेशली इन द ट्रांसफॉर्मर एंड इवन इन द स्विच गेट सेगमेंट। और क्यूमिंस इंडिया एक बहुत बड़ा सप्लायर है टू द डेटा सेंटर्स, जहां पर डिमांड का ओवरऑल ग्रोथ हमने एक्सपोनेंशियली से ग्रो होते हुए देखा हुआ है। प्लस क्यूमिंस इंडिया है ना, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट भी टारगेट करता है, जहां पर उन्होंने ग्रोथ रेट में नियरली अबाउट 15 to 20% ग्रोथ रेट देखा हुआ है। और यहाँ पर EBITDA और हमारा जो नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम FY25 to 28 इज नियरली इन द रेंज ऑफ 20% to 22%। सो अगर किसका लॉन्ग टर्म व्यू है तो क्यूमिंस इंडिया उनको लेना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए, ये रहा VIP शेयर नंदिश शाह की तरफ से। हरीश जी, आपकी तरफ से VIP कैटेगरी स्टॉक क्या होंगे? दो स्टॉक्स है मेरे रडार पे। पहला स्टॉक रहेगा कि डिफेंस सेगमेंट में, बिल्कुल यहाँ पे पहला रहेगा BEL में। देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पहली बार हमने पहले भी इस स्टॉक को हमें रेकमेंड किया था। मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक को वापस हमने रिविजिट कर रहे, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग के लिए मौका फिर से देखने मिल सकता है। तो टारगेट्स के लिए बाइंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के आउटलुक के हिसाब से। तो टारगेट्स बनेंगे 470 और 480 के लिए बाइंग किया जा सकता है BEL में। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 435 का। और दूसरा स्टॉक रहेगा MCX। बिल्कुल यहाँ पे देखा है तो सिल्वर और कमोडिटीज में अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है, उसके चलते यहाँ पे MCX के स्टॉक में अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है। तो MCX की भी बाय करने की राय रहेगी। यहाँ पे टारगेट बनाएंगे शॉर्ट टर्म के लिए 2700 का, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 2350। ओके, तो चलिए, ये VIP स्टॉक्स हरीश जी की तरफ से। नंदिश जी, हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स की आने वाले ट्रेडिंग सेशन की तैयारी करवाने के लिए। फिलहाल इस खास पेश